नमस्कार मित्रों, नववर्ष की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके लिए ये नया साल बहुत अच्छा बीते, बहुत शुभ हो। जो चुनौतियां हों उनका सामना भी आप करें और नए साल में आशुतोष जी के साथ नया सफर शुरू कर रहे हैं। आशुतोष जी को तो आप जानते ही, सत्येंद्र के फाउंडर एडिटर हैं, पत्रकार हैं, राजनेता रहे हैं और साफ-साफ दो टूक बात करते रहे। आप सुनते ही रहे, उन्हें पसंद करते रहे। तो हमने कहा कि 2026 में भी साफ-साफ बातचीत के साथ ये सफर शुरू किया जाए। देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, विपक्ष के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन सबको कैसे हम निपट रहे हैं, क्या राजनीतिक भविष्य है, इस सब पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत 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 शुभकामनाएं, धन्यवाद। और सारे दर्शकों को जो सारी कार्यक्रम देख चुनौतियों रहे हैं उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर। आप तो सभी चुनौतियों को बड़ी ताकत के साथ लड़ते हैं, फाइट फाइट करते हैं, उसके लिए भी बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। सर, ये 2025 निकला है, बहुत सारी हाँ, चुनौतियां भी रही देश में हम्म, और पॉलिटिकल देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माना जा रहा है कि बाउंस बैक किया। विपक्ष में राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई को जारी रखा और दल जो है किस तरह से रहे, इंडिया ब्लॉक क्या रहा क्या नहीं रहा। और इस साल की तो चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पुडुचेरी में है। तो इन सब में क्या होगा, चुनौतियों से शुरू करते हैं और जी। सरकार की चुनौतियों पर पहले शुरू करते हैं बात। कैसे आप देखते हैं, सरकार को क्या चुनौतियां हैं? देखिए विजय जी, जब मैं 2026 के अंदर जो हमारी सरकार के सामने चुनौतियां हैं तो वो इसलिए है क्योंकि 2025 में जो कुछ भी हुआ उसके संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है कि सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां इस वक्त है। और वो चुनौती क्या है कि 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी बात, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी हद तक अस्थिर दिखाई पड़ी। तीसरा जो था कि हमारा जो राष्ट्रवाद, जो सरकार और बीजेपी का राष्ट्रवाद था, उसको काफी तगड़ा धक्का लगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको बार बार विकसित भारत का सपना तो दिखाया गया, लेकिन विकसित भारत कैसे बनेंगे इसको लेके ऐसा लगा जैसे कि फंतासी की दुनिया में ले के जाने की कोशिश है, हकीकत कुछ और है। और इसके साथ साथ एक जो चुनौती है वो है संगठन को लेकर। तो ये 5 चीजें हैं और उस संदर्भ में बात करेंगे। हम जी, अच्छी तरीके जानते हैं कि 2025 में याद रखा जाएगा पहलगाम की वजह से, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, और उसके बाद जब अचानक जब पूरे देश, जब सरकार ने सीज फायर का ऐलान किया तो पूरा देश सन्न रह गया। और जब लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सेना एक निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ रही है, बहुत कुछ पाकिस्तान को हम सबक सिखा सकते हैं, तो अचानक हमने वो फैसला सरकार की तरफ से किया जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक सरकार की तरफ से दिया नहीं जा सका है। और उस संदर्भ अगर हम देखें तो भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए था वो समर्थन नहीं मिला। यहां तक कि रूस जैसा देश भी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ा। अमेरिका, चीन, ये सारे देश जो है एक तरफ सा लगते, सिर्फ 2 थे, अफगानिस्तान हम कह सकते हैं जो कुछ हद तक भारत के साथ था, और एक कोई मिडिल ईस्ट का कोई देश था जो कुछ हद तक हमारे साथ था, बाकी हम अलग थलग। रहने के जी लिए जी। पुतिन साहब ने तो भारत के साथ हाँ, रहने के लिए। दूसरी बात क्या है कि हम देखें, हमारी अर्थव्यवस्था अस्थिर रही। अस्थिर इस लिहाज से रही क्योंकि इस पूरा जो साल था वो टैरिफ का साल था। ट्रंप के आने के बाद से पूरी दुनिया में अस्थिरता आई, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत की समस्या ये थी कि भारत के पास कोई प्लान बी नहीं था या प्लान सी नहीं। सबको लगा कि अरे व्हाइट हाउस में तो अपना आदमी पहुंच गया जो सनातन में विश्वास करता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आते ही भाई साहब ने जो 50% का हमारे ऊपर, जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। और चीन ने भी भारत को कमजोर करने में कोई कोई किसी तरीके की कोई कमी छोड़ी नहीं। इसके अलावा जब पहलगाम के बाद हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना कि लाल किले के ऊपर जब आतंकवादी हमला हुआ, जो अमूमन मोदी सरकार कहती थी कि उनके समय में आतंकवादी हमला नहीं हो रहा, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहलगाम में धर्म की पहचान करके कत्ल किया गया। और उसके बाद अभी तक ये माना जा रहा था कि आतंकवाद दरअसल कश्मीर तक स्थिर है, लेकिन लाल किले के ऊपर आतंकवादी हमला करना, 30,000 से ज्यादा किलोग्राम के आरडीएक्स का विस्फोटक का पकड़ा जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में थी। तो एक आतंकवाद, जो सरकार का जो अपना राष्ट्रवाद था, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ
हमने कम से कम पिछले 2.5-3 महीने में देखा है कि हम विकसित भारत की बात तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा हो रही है। आप अभी मैं कल देख रहा था, सहरसा बिहार के अंदर 700 से ऊपर AQI है। यानी ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या हो गई है, और इसकी वजह से भारत के अंदर कम से कम 17 लाख लोगों की मौत हो रही है हर साल, ऐसा एक आंकड़ा कहता है, जो लांसेट नाम की मैगजीन है वो कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े संकट की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसको फौरन निवारण होना चाहिए। वो ये है कि क्या बीजेपी संघ मुक्त होती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जिस तरीके से वर्किंग प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया है, उसमें मुझे संघ की कोई सहमति दिखाई नहीं पड़ रही है। सब जगह पे सारे पदों पर बहुत ही कमजोर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कहने को तो कह सकते हैं कि यहाँ तो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन हकीकत क्या है कि अटल आडवाणी के जमाने में बहुत मजबूत लोग केंद्र में भी थे, राज्यों के अंदर भी थे, और उनकी वजह से उनके जाने के बाद भी बीजेपी कमजोर नहीं पड़ी। आज की तारीख में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उठा लीजिए बीजेपी का, जो बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ा। अब तो वर्किंग प्रेसिडेंट के बारे में भी लोग कहने लगे हैं कि दरअसल एक ऐसे शख्स को आपने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं और संघ की उसमें कोई सहमति भी नहीं है। ये भी अब बात स्पष्ट हो गई। तो ये 5 चुनौतियां हैं। इन 5 चुनौतियों के संदर्भ में भारत मोदी सरकार को 26 में अपने आप को संभालने की जरूरत है कि हम क्या करें कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आइसोलेशन है वो कम हो। हम क्या करें कि हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए। हम क्या करें कि राष्ट्रवाद का जो हमने ढिंढोरा पीटा था वो पुनः स्थापित हो जाए। हम क्या करें कि हमारा जो विकसित भारत है उसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना पैदा हो, और जो हमारे इर्द गिर्द जो रोज कभी क्रिश्चियंस के ऊपर कहीं मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे वो ना हो। और हम क्या करें कि बीजेपी जो है वो संघ परिवार से जो उसका रिश्ता था वो पुनः अपनी उस पे चले और संगठन में कमजोरी ना। तो ये 5 चुनौतियां हैं जिसको लेकर सरकार को आगे बढ़ना है और मोदी सरकार को उसको हैंडल करना है। सर, इन पांचों पर जो सरकार का जवाब है, आपने पांचों बहुत ही वाजिब सवाल किए। उसमें पहला सवाल जो आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत अलग थलग पड़ा, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में आ गए हैं और नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पॉलिसी में आ गए कि सारे ही देश अब हमारे साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो पुतिन साहब हो, ट्रंप साहब हो, नेतन्याहू हो, ईरान हो और तमाम देश, अफगानिस्तान हो। और दूसरी बात अर्थव्यवस्था के बाद हुई राष्ट्रवाद को लेकर, तो वो राष्ट्रवाद में तो उनसे बड़ा झंडा किसी के पास है नहीं। पहलगाम का भी जवाब दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर में भी जवाब दिया गया। तीसरा, ये सारे जवाब मैं सरकार के बता रहा हूँ, आप इस पर दोबारा से टिप्पणी जी जी जी। तीसरी बात, मेक इन इंडिया को लेकर उन्होंने बार बार कहा कि हम तो डिफेंस में भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस को लेकर भी, डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर भी, और बाकी सब चीजें स्टार्टअप चल रही हैं, बिलियनर्स यूनिकॉर्न बहुत सारे बने हैं। और बीजेपी संघ की मुक्ति का जो सवाल है उसको तो खैर मैं राष्ट्र का संकट नहीं मानता, इस सवाल को ही मैं बेमानी मानता हूँ। वो उनकी चिंता है कि वो संघ मुक्त हों, संघ युक्त हों, ये उनका चुनौती उनकी हो सकती होगी, लेकिन मेरे लिए कोई राष्ट्र के संकट के तौर पर मैं इसको नहीं देखता, ये उनकी चिंता होगी। अब आप इस पर कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो आपने बात कही, अगर हम इस बात, बीजेपी का जवाब नॉर्मली है। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि एक फंतासी की दुनिया हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबके के सामने एक क्रिएट कर दी गई है, जिसमें हमको सब कुछ हरा भरा दिखाई पड़ता है। हमको लगता है कि हमने बहुत बड़े बड़े किले फतह कर लिए हैं, हम विश्वगुरु बन गए हैं, सब कुछ है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम ये देख ही नहीं पाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत को पर हमले कर रहे थे, और हम ये देख ही नहीं पाए कि आखिर किस दबाव में भारत को सीज फायर करना पड़ा। हम चाहते, बढ़त थी हमारी, हम चाहते तो पाकिस्तान को बहुत तगड़े सबक सिखा सकते थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के पहले भारत सरकार की तरफ से बाकायदा पाकिस्तान को बताया गया कि देखिए हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं। भाई इसका मतलब ये कि आप दोनों को अलग करके देख रहे हैं, यानी पाकिस्तान मान के चलते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है, वहां की जो सेना है, वो दरअसल आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे रही, तभी तो आप उनको बता रहे थे। और फिर अचानक आपने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सामने गिड़गिड़ाया और हमने जो है उनके सामने संधि विच्छेद कर ली, हमने सीज फायर कर लिया। ट्रंप कम से कम 50 बार बोल चुके हैं कि उनकी वजह से, अब तो चीन ने भी बोल दिया, अभी पिछले हफ्ते का बयान है जहां चीन ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते कराने में उनकी महती भूमिका थी। ये जो प्रश्न है, मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब बड़े बड़े देशों की भूमिकाएं होती हैं और वो आपस में
सहमति कराने की कोशिश करते हैं। ये एक अननोन, ये नोन फैक्ट है जो हमेशा अननोन रहता है ना। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को रोज एक तरीके से एम्बैरेस कर रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। हमको उस चीन के पास जाके खड़ा होना पड़ा जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद के समय पाकिस्तान की मदद की थी। हमें क्यों उनके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? हमारा एक्सपोर्ट, हमारा जो इंपोर्ट है, वो चीन को हम तमाम गाली देने के बावजूद भी कुलाचे मार रहा है। मतलब चीन पर हमारी निर्भरता इंपोर्ट पे लगातार बढ़ती जा रही है। और भले ही हम रूस की बात कर ले, हकीकत क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबने देखा कि कोई पाकिस्तान का पक्ष, कि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया है, ये कोई मानने को तैयार नहीं था। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के तो आसिम मुनीर को न जाने रोज लंच डिनर ब्रेकफास्ट करा रहे। रूस ने भी पहलगाम के लिए ये तो कहा आतंकवादी घटना को हम निंदा करते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया उसके लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति तो कहते रहे कि मतलब हम, भारत और पाकिस्तान दो महान देश है, इस तरीके की बातें करते रहे। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अकेला पड़ा है। और जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आप देख लीजिए, श्रीलंका में ऐसी सरकार है जो भारत के समर्थक वाली सरकार नहीं, वहां चीन का कब्जा। बांग्लादेश आप देखिए, बांग्लादेश जल रहा है और वहां पर भारत विरोधी ताकतें मजबूत लगातार हो रही हैं। अगर जमात इस्लामी वाली फोर्सेस अगर वहां सत्ता में आ जाती है या दिखती है, तो भारत के लिए दिक्कत है। वहां हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जानते हुए भी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो हिंदुत्ववादी सरकार, फिर भी वहां पे हमले रुक नहीं रहे हैं। और अगर बांग्लादेश अगर आपका अस्थिर होता है, वहां भारत विरोधी ताकतें होती, तो आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरी तरीके से अस्थिर हो सकता है। इस बार की आशंका से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान और चीन की गलबैयां सब जानते हैं। म्यांमार से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं, नेपाल तक से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। तो भारत की विदेश नीति इस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, आपने देखा कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों पे आईएमएफ भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ भी कह रहा है कि भाई ये सी कैटेगरी के आंकड़े हैं, हम इसको नहीं मानते। इसका मतलब ये कि जो भारत सरकार की तरफ से जो जीडीपी के आंकड़े दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। और ऐसा पहली बार हो रहा कि जब आपके आंकड़ों को सी कैटेगरी में डाला जाए। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। मेरा मानना यह है कि भारत में दो बराबर की राष्ट्रीय पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी में सिर्फ कमजोर लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा तो संगठन कमजोर होगा, और अगर बीजेपी कमजोर होगी, जैसे आज कांग्रेस कमजोर हुई है, तो उससे राष्ट्र पे संकट बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा, दो बराबर की ताकत वाली पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी बहुत जरूरी है। बीजेपी कमजोर होती है, नेशनल चेंज की बात कर रही है बीजेपी कि वो एक नई पीढ़ी तैयार कर रही है लीडरशिप। नहीं, देखिए विजय जी, आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, नई पीढ़ी तैयारी नहीं हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी नई पीढ़ियों को मौका देते थे, लेकिन उनके जमाने में कद्दावर नेता आगे आते थे। आप हर राज्य में कम से कम दो बड़े नेता हुआ करते। अगर गोपीनाथ मुंडे थे तो प्रमोद महाजन भी थे, अगर राजनाथ सिंह से तो कल्याण सिंह भी थे, कलराज मिश्र भी थे। राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत थे, उनके बाद सुंदर राजे सिंधिया को आगे बढ़ाया गया। आप हिमाचल को उदाहरण, शांता कुमार थे, प्रेम कुमार धूमल थे वहां पे। बिहार के अंदर सुशील मोदी जैसे नेता को आगे बढ़ाया गया। तो हर, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, तमाम बड़े नेता स्टालवर्ट्स थे भाई वो लोग। तो अब दिल्ली के अंदर आप देख लिया, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, कम से कम आधा दर्जन नेता थे जो कभी भी पार्टी की बागडोर संभाल सकते थे। वेंकैया नायडू, अनंत कुमार जैसे लोग थे। और कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा थे। जब पार्टी के अलग अलग राज्यों में मजबूत नेता होते हैं, तो अगर कोई बड़ा शून्य भी क्रिएट होता है तो वो उसको भर देते हैं। आज की तारीख में जो नेता राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये अपने बल पे चुनाव नहीं जीत सकते। इनकी पूरी निर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते वो लोग। तो जब आप संगठन कमजोर होगा तो देखिए बीजेपी कमजोर होगी, और अगर बीजेपी कमजोर होगी तो हम माने ना माने, मैं आलोचक हूं, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्र के स्तर पे हर जगह उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। वो अगर कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने इलाके की पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि देश लंबे समय तक लोकतंत्र बना रहा क्योंकि वहां कांग्रेस जैसी पार्टी थी जो लोकतांत्रिक थे अपने विचारों में। आज कांग्रेस की जगह बीजेपी आई है, तो आज भी देश आश्वस्त है कि कभी कोई संकट होगा तो राष्ट्रीय पार्टी है जो अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। आप क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में पूछ लीजिए मुझे, उनकी विदेश नीति क्या है, उनकी अर्थनीति क्या है, उनकी आर्थिक नीति क्या है, उनकी कोई नीति नहीं है ना। तो इसलिए मैंने कहा, सवाल बीजेपी का नहीं है,
सवाल यह है कि बीजेपी संगठनात्मक तौर पर अगर कमजोर होगी तो उसका देश पर असर पड़ेगा, ये मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है। ठीक है। अब सर विपक्ष पे बात करते हैं, बीजेपी पर और सरकार पे तो बहुत बात हो गई। जी, विपक्ष को आप देख रहे हैं कि क्या वो मजबूत हो रहा है? क्या उसके सामने चुनौतियां हैं? क्या वो इस लड़ाई को जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, कह लें संस्थान है, उसके खिलाफ या उसको लड़ने के लिए मजबूती से तैयार है, या वो कोई और रास्ते पर चल रहा है? देखिए कभी कभी मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सामूहिक आत्महत्या की तैयारी कर रहा है। वो पूरे साल 2025 में मैंने देखा कि जैसे कोई सामूहिक आत्महत्या के लिए तमाम जो पाखंड करनी चाहिए, जो कर्मकांड करनी चाहिए, वो सारी तैयारी कर रहा। क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अंदर जहां महायुति एक तरफ, विकास अघाड़ी एक तरफ, देखिए बीजेपी अकेले अपने दम पर भी चुनाव जीतने के काबिल है, लेकिन बीजेपी का सामना तब तक विपक्ष नहीं कर सकता जब तक हमेशा एकजुटता का प्रदर्शन ना करे। आज बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, वहां पता चला कांग्रेस और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, या जब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे थे तो पता चला बीजेपी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस अघाड़ी, विकास अघाड़ी ने एकजुटता का प्रदर्शन कर दिया, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को परास्त किया, विधानसभा में हार गए, तो क्या अकेले वो लड़ सकते हैं? क्या नहीं लड़ सकते। आप तो ये जो सवाल है ना, आप ममता बनर्जी अब एक अलग सुर में बात करती हैं, शरद पवार अलग सुर में बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का पता ही नहीं चलता उनका सुर क्या है, सुर है भी या नहीं है पता नहीं चलता। तो 2024 में बीजेपी को आप इसलिए 240 सीटों पर लाके खड़ा कर सके क्योंकि सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय स्तर पर तो गठबंधन होगा, क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कितने बेवकूफ तो है नहीं। तो और वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि देखिए बीजेपी हारने के बाद भी, कमजोर होने के बावजूद भी, किस तरीके से हरियाणा में उसने पटकी दी थी, जहां कांग्रेस का जीतना तय था। महाराष्ट्र के अंदर उसने कैसी पटकनी दी, दिल्ली के अंदर उसने आम आदमी पार्टी को पानी पिला दिया, और राजस्थान और बिहार के अंदर देखिए, बिहार के अंदर भी उसने पानी पिलाया। तो बीजेपी अपनी गलतियों से सीखती है। हम जैसे सीखती, उसे सहमत हो ना सहमत हो एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखती है। वो अपने गठबंधन के सहयोगियों को एकजुट रखती है। आप देखिए इस बार जो बिहार के अंदर उन्होंने जातियों का गठबंधन बनाया, उसमें सिर्फ नीतीश और बीजेपी नहीं थे, सभी लोग, उसमें हम भी था, उसमें आपके कुशवाहा जी भी थे, कुशवाहा भी जी थे। इसकी क्या जरूरत है? बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी, उसको उन्होंने क्या जरूरत है? लेकिन सबको अकोमोडेट करती है। पासवान और नीतीश कुमार एक साथ बैठे हुए, बिल्कुल सब। और अभी अगर आप देखिए तो जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है तो अमित शाह जाके दिलीप घोष को पकड़ के ले आए, उनको बोला भाई आपको काम करना पार्टी के लिए, उनकी आइटिनरी तैयार हो रही है। हमारे लोग इंडिया गठबंधन की आखिरी मीटिंग कभी मालूम नहीं, कभी एक साथ इकट्ठा हुए मुझे पता नहीं, आपको पता तो बता दीजिएगा मुझे। अरे भाई अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, अगर आप वाकई मानते हैं कि बीजेपी एक फैसिस्ट पार्टी है, तानाशाह चला रही है, सबको बर्बाद करेगी, तो अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे ऐसे, तो एक एक करके सबको तिनकों की तरीके से उड़ा देगी वो, और सब खत्म हो जाएंगे। कम से कम हर महीने हर प्रदेश के राजधानी में इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग होनी चाहिए, हर मुद्दे पर एक सुर में आवाज उठनी चाहिए। राहुल गांधी एसआईआर पे कुछ कहते हैं, शरद पवार कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती है। ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे? ऐसे आप बीजेपी का सामना करेंगे? एक वो बीजेपी जो ग्लैडिटोरियल इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है, जो किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है, जो एक अनुशासित पार्टी है, जहां नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जहां अमित शाह जैसे उनके रणनीतिकार है, जहां आर्थिक स्तर पर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, संगठन भयानक संगठन है उनके पास, और आप उद्धव ठाकरे को लगता है कि हम राज ठाकरे से दोस्ती कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब इसे क्या कहा जाए? मूर्खों का जमावड़ा कहा जाए। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आगे की तस्वीर अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रही है कि भाई सबको मरना है, इस महाभारत में एक एक करके सारे मारे जाएंगे। वो याद है ना आपको? अर्जुन पांडव एकजुट थे कृष्ण के नेतृत्व में, और कौरव वो दुविधा में थे। भीष्म पितामह को पता नहीं था कि वो लड़ रहे थे कौरव की तरफ से, और उनकी कमिटमेंट था अर्जुन के प्रति। द्रोणाचार्य का वही हाल था, कर्ण का वही हाल था। तो अंत में क्या हुआ? इतने महान योद्धा के बावजूद वो खेत रहे सारे के सारे।
तो क्या विपक्ष उस दिशा में बढ़ रहा है? और अगर 2026 में उसने नहीं सीखा, अगर गलती से कहीं ममता बनर्जी का किला ढह गया, मैं कह रहा हूं 2029 से छोड़ दीजिए, 2035 तक 34 तक विपक्ष किसी उम्मीद में ना रहे। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना बहुत बेवकूफी की बात होती है, लेकिन जब आप संकट को नहीं पहचान रहे हैं कि संकट क्या है, सबको खत्म होना है, ये तय है, और फिर भी अगर आप एकजुट नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सामूहिक आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं। अरे विपक्ष की बात आपने की, तो अब जो नया साल जो है, जो 2026 का साल है, वो इन दोनों चुनौतियों के लिए इम्तिहान भी है, दोनों के लिए, सरकार और विपक्ष के लिए। सरकार मतलब मैं बीजेपी के तौर पर, या एनडीए को, और एनडीए वर्सेस इंडिया कहे तो जो 5 चुनाव हो रहे राज्यों के, अभी आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा करी थी। पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है और पुदुचेरी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण सबसे चुनाव जिसको मान रहे हैं लोग, क्योंकि सबसे ताकतवर नेता वहां पर है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। उस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की लड़ाई अपने आप में बहुत बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं ममता बनर्जी के लिए इसको बहुत बड़ा टेस्ट नहीं मानता। मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। एक तो दिल्ली का किला था कि भाई जब 2019 के चुनाव में, जब 2015 के चुनाव में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से लोकप्रियता के चरम शिखर पे थे, तब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को 3 सीट पे लाकर रोक दिया था। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली, तब दिल्ली शहर में 8 सीट जीत पाए थे सिर्फ। लेकिन 2024 में आपने देखा क्या हुआ, 25 में क्या हुआ, वो किला ध्वस्त हो गया। चारों तरफ से घेर के, चक्रव्यूह में घेर के अभिमन्यु को मार दिया गया, रणनीति बना के। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हुआ। तो जो आखिरी फ्रंटियर है, वो आखिरी फ्रंटियर है बंगाल। बंगाल में बीजेपी मतलब बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाली है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह लड़ाई भयानक लड़ाई होने वाली है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी असम, जहां उन्होंने जीत लिया। बीजेपी के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी उड़ीसा, वो उन्होंने जीत लिया। बीजेपी के लिए दिल्ली सबसे बड़ी चुनौती थी, वो उन्होंने जीत लिया। अब आखिरी लड़ाई, आखिरी किला जो ढहाना है, वो बंगाल का ढहाना है। तो इसलिए वहां लड़ाई बहुत भीषण होने वाली है। अब जीत हार तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बीजेपी जीतने वाली है, ऐसी संभावना आपको लगती है? क्योंकि अमित शाह जी, मैं अब देखिए, आप बार बार जानते हैं कि मैं अभी बहुत दूर, बहुत वक्त है। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं 2023 ममता जी की क्या कमजोरी आपको लग रही है? इसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ। ममता जी की क्या कमजोरी लग रही है कि जो इतनी बड़ी, मजबूत, ताकतवर, छत्र और सब नेशनलिज्म को चलाने वाली, बंगाली अस्मिता को चलाने वाली नेता में क्या कमजोरी आज आपको लग रही है? सबसे बड़ी कमजोरी तो यह कि आप 15 साल के मुख्यमंत्री हैं। जब भी कोई मुख्यमंत्री 10 साल या 5 साल या 15 साल रहता है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक सी हो जाती है। अभी तो नीतीश कुमार जी बने हैं सर। नीतीश कुमार देखिए अपने बल पे नहीं बन पाया, वो जोड़ तोड़ करके बनते हैं बार बार। लेकिन फिर भी वो कामयाबी तो है उनकी, मतलब मैं उसको थोड़ी, लेकिन एक स्वाभाविक सी कमजोरी ये होती है कि आप 15 साल शासन में हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें होती हैं, संभावनाएं होती हैं, आशंकाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। कोई दुनिया का बेस्ट राजा आप ले आए, सम्राट ले आए, मुख्यमंत्री ले आए, नेता ले आए, वो सारे लोगों की जो अपेक्षाएं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी कमजोरी उनकी है। इसके अलावा मैं उनको कहीं कमजोर नहीं मानता। वो बहुत ही एग्रेसिव लीडर हैं। बंगाल के अंदर उनका संगठन बहुत मजबूत है, उनके पास सरकार है। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार का इस्तेमाल कैसे करना है वो अच्छी तरीके से जानती हैं। और बीजेपी की दिक्कत क्या है, बीजेपी का संगठन बंगाल के अंदर बहुत मजबूत नहीं है। उनके नेता वहां आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्लस ममता के साथ 30% वोट जो माइनॉरिटीज का है, वो बहुत स्ट्रांग है। 30 ना भी माने, चाहे 27% भी माने, बहुत स्ट्रांग। वो एकजुट कहीं जाने वाला नहीं है, और उस वोट बैंक में कोई सेंध भी लगने वाली नहीं है। तो ममता को सिर्फ 25% के साथ साथ एक्स्ट्रा 20% वोट अपने पास लाना है, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं। बीजेपी को कम से कम 42% वोट चाहिए होगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब 2011 और बंगाल के अंदर बीजेपी की जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल ग्रोथ है। 2011 में वहां बीजेपी के पास सिर्फ 4% वोट था,
जो 2014 लोकसभा के चुनाव में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही वो संख्या होगी आगे 17%। 2016 में इसमें डिप होता है, 10% पे आके रुक जाते हैं, लेकिन 2019 में सब हैरान रह जाते हैं जब बीजेपी 18 सीटें लेके आती है, 40% उनका वोट हो जाता है। फिर 21 के चुनाव में जब विधानसभा का होता है तो फिर उसमें ड्रॉप आता है, जब सब लोग कह रहे थे बीजेपी जीत सकती तब भी बीजेपी में ड्रॉप आता है। 2024 में फिर बीजेपी के वोट शेयर में ड्रॉप आता, सीटें भी घट जाती हैं, तो 12 सीटें मिलती है, लेकिन वोट परसेंट उनका 39% है। इसका मतलब क्या है, 2019, 2021, 2024 बीजेपी कंसिस्टेंटली 38% से लेकर 40% वोट लेकर आ रही, तो ये उसका एक कैप्टिव वोट है, मान के चलते हैं, ये उनका सामाजिक वोट चाहिए कुल मिला के 4-5%। अब उसको ये 4% वोट, 4 भी नहीं, मैं तो कहता हूं अगर 3% भी अगर ग्रो कर ले, क्योंकि उनके और जो ममता के बीच में जो फर्क है ना, ममता पिछली विधानसभा के चुनाव में 46% वोट मिला था तकरीबन, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है। तो अगर 46% वोट उनको मिला था, तो 3% भी अगर वो ग्रो कर जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत, और 3% ग्रो करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2-3% तो आदमी वैसे ही वोट गिरता पड़ता रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जैसे देखिए 2019 में ममता बनर्जी को 43% वोट मिला था, बीजेपी को 40, लगभग स्ट्राइकिंग रेंज में आ गई थी, लेकिन 24 में वो गैप तकरीबन 7% का हो जाता है। तो अगर बीजेपी 3% का अगर वोट शेयर गेन करती है, या 3 या 4, 3.5% के आसपास, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। बट क्या गेन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हुमायूं कबीर कुछ करेंगे? कुछ नहीं है, सब तो आपको याद होगा 2021 के विधानसभा के चुनाव में पता नहीं कौन है, एक नया आदमी आ गया था, याद है ना आपको अच्छी तरीके से, बड़ी चर्चा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि मीडिया में ऐसे लोगों को, जैसे पिछली बार भी बिहार के चुनाव में पीके को लेकर तमाम संभावनाएं पैदा कर दी गई, त्रिकोण हो गया, फलाना ढिमकाना, पीके कहाँ है पता है किसी को? हमारी कबीर वगैरह हमेशा से इसी तरह से देख रहा था कि संगठन के तौर पर, मतलब पीके के रेस्पेक्ट के साथ, ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन वो संगठन नहीं था, तो मैंने कभी उनको उस तरह से नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर लोग, हमारे मित्र लोग उनको कर रहे थे। खैर, असम पर बात करें, असम में किसका इम्तिहान है, गौरव गोगोई का या हिमंता बिस्वा? नहीं ना, है तो देखिए बीजेपी है, जो सरकार में टेस्ट तो उसका होता है, सरकार में है, और मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर सरकार शायद हमारे ख्याल से वहां चलाई थी जो उनके पहले के मुख्यमंत्री थे, बिना किसी विवाद के, और उन्होंने 5 साल चलाई, उसकी वजह से बीजेपी को अगले 5 साल के लिए रास्ता मिला था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वहां क्रिएट की है। तो जब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो समाज 2 हिस्सों में बंटता है, बहुत लोग आपसे खुश भी होते हैं, बहुत लोग आपसे नाराज भी होते हैं। लेकिन असम के अंदर जो अल्पसंख्यक तबका है वो तकरीबन 33% के आसपास है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेमोरी मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है, 30% के ऊपर तो है ही। हालांकि वहां पे वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, लोअर असम और अपर असम का वो फर्क है। तो असम के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और देखिए एक चीज और भी है, मैं जितना देख पाया हूं, क्योंकि पिछली बार वहां जो कांग्रेस की सरकार थी वो 15 साल रही, तरुण गोगोई के नेतृत्व में। इसी तरीके से अगर आप बीजेपी का भी देखें तो बीजेपी में करीब 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, बीच में 5 साल, उसके पहले 5, और अब 15 साल ये। तो ये इसका मतलब ये है कि ये वो स्टेट है जो बहुत स्टेबल लीडरशिप मौके देते हैं अपने नेताओं को बार बार करने। तो हिमंता बिस्वा शर्मा निश्चित तौर पर बहुत ही विवादित नेता है, बहुत ही डिवाइसिव लीडर है, लेकिन वो पॉलिटिशियन है, स्ट्रांग पॉलिटिशियन है। तरुण गोगोई को मैं उतना स्ट्रांग पॉलिटिशियन नहीं मानता हूं, लेकिन गौरव गोगोई को उतना स्ट्रांग पॉलिटिशियन नहीं मानता। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन असम में मुझे लगता है बीजेपी का टेस्ट है, वहां अपनी सरकार बचा पाना एक मुश्किल काम होगा, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि असम से ज्यादा अपनी ताकत वो बंगाल में लगाएगी। लेकिन अभी उनका झारखंड में एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, घुसपैठियों वाला। जी, हिमंता बिस्वा शर्मा ही उस इलेक्शन को लड़ रहे थे, बीजेपी तो लड़ ही नहीं रही थी एक्चुअली। मैं उसको हिमंता बिस्वा शर्मा का इलेक्शन मानता हूँ, और वहां पर घुसपैठियों, दामाद घुसपैठिए, बड़ा कैंपेन चलाया, वो फेल हो गया। क्या असम में घुसपैठियों वाला एक्सपेरिमेंट चल सकता है? देखिए घुसपैठी कोई मुद्दा है नहीं, मतलब ये बेसिकली अपने हिंदू पोलराइजेशन का ही है ना, उसको सीधा, हाँ, वो अपने हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करने का प्रश्न है। बेसिक बात ये है कि आपका वोटर नहीं भागने पाए, आप उसको लगातार बताते रहे कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तो वो कंसोलिडेशन का सवाल ज्यादा है। एक्स्ट्रा वोट उसकी वजह से आपके पास आता है, ऐसा तो झारखंड के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा।
या किसी ने भी नहीं बोला कि कोई एक्स्ट्रा वोट उनके पास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि घुसपैठिए हम खुद ही दिखते, हमारे इर्द गिर्द कोई घुसपैठिए तो दिखाई नहीं पड़ता। मैं तो आज तक कोई बांग्लादेशी मुझे मिला नहीं, तो इसलिए वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। सवाल ये होगा कि 10 सालों में बीजेपी का शासन वहां कैसा रहा, क्या लोगों को वो सुख सुविधाएं दे पाए या नहीं दे पाए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई, अब तो चुनाव को ठीक पहले आप ऐसी वेलफेयर योजना लेके आते हैं, लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसे जाते हैं और उसका फायदा आपको होता है। ये फायदा झारखंड के अंदर भी हेमंत सोरेन की सरकार ने दिखा, ये फायदा आपको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा, ये फायदा आपको बिहार के अंदर भी दिखाई पड़ा। तो क्या उस तरीके का कोई दांव पेच पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी करती है या हेमंत बिश्व शर्मा असम में करते हैं? केरल को ले, तमिलनाडु से पहले केरल, क्योंकि केरल में क्या आपको लग रहा है कि उलटफेर हो सकता है? कांग्रेस के लिए एक संभावित राज्य आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि केरल के अंदर लेफ्ट फ्रंट अपनी सरकार को बचा पाएगी, बहुत मुश्किल है। और एक तो देखिए विचारधारा बहुत कमजोर हो गई है, दूसरे केरल में उनकी पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो एक जो पॉजिटिविटी होती है वो आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। केरल में कांग्रेस लगातार अच्छा कर रही है, लोकसभा के चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वो अनायास नहीं हो सकता। और केरल में कांग्रेस मजबूत भी है, उनकी लीडरशिप भी ठीक ठाक है वहां पे। शशि थरूर को अगर आप छोड़ दीजिए, ये जो बीजेपी अचानक में तिरुवनंतपुरम उनका मेयर बन गया है, ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। मतलब बीजेपी के लिए बड़ी घटना है, लेकिन इसकी वजह से केरल के अंदर कोई उठापटक होगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, वहां कांग्रेस का एज होगा और निश्चित तौर पर एज होगा। और अगर लेफ्ट का किला अगर केरल के अंदर ढहा, तब बीजेपी के लिए रास्ता वहां बनता है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति भी ये होनी चाहिए कि बजाय कांग्रेस पर हमले करने के, अगर वो लेफ्ट पर हमला करें, तो लेफ्ट जैसे पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से गायब हो गई, और जो लेफ्ट का जो स्पेस था वो बीजेपी ने ले लिया। हाँ, तो केरल के अंदर बीजेपी की रणनीति ये हो सकती है कि किसी तरीके से लेफ्ट के किले को ढाओ, चुनाव हारे, और फिर उस स्पेस को आप भरो। तमिलनाडु को आप देखते हैं कि जो एंटी सनातन की जो भूमिका है, मतलब अभी तो स्टालिन मजबूत है, क्या एंटी सनातन वाला कुछ रोल इस इलेक्शन में देख सकते हैं आप? देखिए, ये जो सनातन का जो नैरेटिव है ना, वो नॉर्थ इंडिया का नैरेटिव है, और सनातन के नाम पे कोई वोट यहाँ भी नहीं पड़ता। देखिए, मैं ईमानदारी के साथ आपको कहता, कायदे से अगर सनातन के नाम पे कोई रिएक्शन होना होता तो तमिलनाडु से रिएक्शन आता। भाई, तमिलनाडु में तो हिंदू रहते हैं ना, तो अगर आप सनातन का अपमान वहां कर रहे हैं और वहां के लोग चुपचाप हैं, वहां के लोग के सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर मुद्दा कैसे बन सकता है? तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके के लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो पूरे 5 साल जयललिता के जाने के बाद वो आपस में लड़ते ही रहे। ओपीएस, ईपीएस और शशिकला, इन सब लोगों को एकजुट आने की जरूरत थी, वो एकजुट नहीं आ पाए। बीजेपी ने भी इनको एकजुट आने की कोशिश की, बल्कि अब तो एआईडीएमके नाराज ना हो इसलिए उन्होंने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया वहां पे। बट जब तक सारा एआईडीएमके एकजुट नहीं होता है, तब तक ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि डीएमके को हरा पाएंगे वहां पे। तो मतलब सनातन स्टालिन साहब ही वहां पर रहने वाले हैं आपके हिसाब से? आप कह सकते हैं। चुनाव में क्या हो सकता है, देखिए, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी जो दूर से मैं देख रहा हूं, मैं तो बार बार इस बारे में कहता हूं कि अब 2023 का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जब बीजेपी तीनों जगह जीत गई, उसके बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तब लगा कि बीजेपी को 350 सीट लाने से कौन रोक सकता। लेकिन सबने देखा 240, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स, 2 महीने के अंदर वो पूरा माहौल बदल गया। तो चुनाव में आखिरी समय तक क्या होता है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, कहना मुश्किल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बनारस के अंदर फंस गए थे। अगर अमित शाह आखिरी मौके पे नहीं जाते, 3 दिन बाद नहीं रुकते, तो ये 1.5 लाख का जो मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन तो था नहीं, जबकि लोग वहां कह रहे थे 10 लाख के मार्जिन से वो जीतेंगे। तो चुनाव में क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, अब एसआईआर वगैरह से अगर कोई जादू हो रहा हो तो बात अलग है। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि एसआईआर नरेंद्र मोदी के पिटारे से निकला हुआ एक नया जादू है जो उनको चुनाव जिता रहा है। मतलब आप तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये मानना कहाँ है? आप तो राहुल गांधी जी की तरह से ये वोट चोरी, मैं ये नहीं कह रहा वोट चोरी हो रही, बट एक जादू तो है। एक जादू तो है। आखिरी सवाल, जब आप यहाँ पर आ ही गए एसआईआर के जादू पर, तो चुनाव आयोग का जादू क्या है? क्या चलेगा? चुनाव आयोग भी घेरे में रहेगा, या आप उसकी विश्वसनीयता पर क्यों इतना सवाल करते हैं? सारे आराम से उनकी विश्वसनीयता पे तो सवाल वो खुद खड़े कर रहे हैं, मैं कौन होता हूँ खड़े करने वाले। भाई, मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी ने बड़े तीखे आरोप लगाए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जांच करा के राहुल गांधी को झूठा साबित कर दीजिए।
लेकिन भाई लोगों ने तो नहीं माना इन आरोपों को। कर्नाटक के अंदर जो वहां की एसआईटी जो जांच कर रही है, वहां बीजेपी के पूरे एमएलए का नाम तो आ ही रहा ना। तो इसका मतलब ये कि एसआईआर का कहीं ना कहीं क्या क्या ये एसआईआर उस दिशा में की गई कार्रवाई है, या बीजेपी अब तक चुनाव मैनेज करती रही है, या बीजेपी के नेता स्थानीय स्तर पर कुछ मैनेज करते रहे? ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कुछ जीत ऐसी है बीजेपी की जिस पर सहसा विश्वास नहीं होता लोगों को। आपने भी लंबे समय तक चुनाव कवर किया, मैंने भी काफी चुनाव कवर किया, लेकिन हम जानते हैं कि आपको एक अंदाजा लग जाता है यार कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अचानक आप देखिए जो ये अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्रीज है, हालांकि जीतने के बाद हम भी एक तर्क गढ़ लेते हैं भाई इन कारणों की वजह से तेजस्वी यादव हारे, लेकिन चुनाव के पहले तो हमारी ना हम गढ़ पाते नैरेटिव, ना आप गढ़ पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और ये देखिए ये देश के हित के लिए भी है कि अगर कहीं कोई सवाल गहरे हैं तो कायदे से उनकी जांच पड़ताल करा के उसके ऊपर जो भी शक है, जो आशंका है, उसको निर्मूल कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र के हित में है। चलिए, 2026 के लिए कोई आपको लगता है कोई एक कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है? ये लोकतंत्र तो मजबूत रहेगा, बाकी एसआईआर और ये सब तो चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है, क्योंकि मैं नितिन नबीन की अपॉइंटमेंट को लेके मैं बहुत सोच रहा हूं, और मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि 2027 के विधानसभा के चुनाव में अगर योगी महाराज जी अगर तीसरी बार जीत गए तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से उनको कोई रोकने वाला होगा नहीं। और आप जानते हैं कि इस वक्त केंद्र में बैठे हुए एक व्यक्ति की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि वो उस कुर्सी पर बैठे। तो सरकार तो बीजेपी की होगी ना, कुछ ऐसा थोड़ी हो रहा है। नहीं आप जानते हैं कि जब आप कुर्सी से एक कदम दूर होते हैं, और हर कोई जानता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के तो उनको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, इसमें तो वो 2027 के पहले वो स्थिति पैदा हो, उसके पहले ही कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। सर ये आप है ना ऐसे 2022 में भी चला रहे थे आप, मतलब कि बहुत सारे हमारे मित्र लोग ये चला रहे थे कि 2022 से पहले भी, तब भी हमने कहा था कि केशव मौर्य, यदि बीजेपी हारती है तो केशव मौर्य से ज्यादा हारेगी या योगी से हारेगी ज्यादा। तो ये 2024 का अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर आप देख लें तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए, इन सारे सवालों पर फिर चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा 2026 के साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपको भी बहुत शुभ हो, और हमारे देश को और हमारे दर्शकों को सबके लिए बहुत शुभ हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी ये कहेंगे नहीं, आज में नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम।